खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो रमेश मीणा जी को आप सुन रहे थे। दरअसल उनको लेकर काफी कयास भी लगाए गए, कयास इस बात को लेकर कि क्या वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन एंड वक्त पर उन्होंने बाकायदा कांग्रेस के खेमे को ज्वाइन कर लिया था और अब वो राहुल गांधी के बारे में सवाल कर रहे हैं कि उनको अब आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े, हमारे साथ कांग्रेस से सुरेश चौधरी जी जुड़े, हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आरएलपी के प्रवक्ता महिपाल महला जी जुड़े हुए हैं और जोधपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक कैलाश भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश भंसाली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, वैसे तो साफ ही है कि 2 कांग्रेस के चुनाव जीतेंगे और 1 बीजेपी से चुनाव जीतेगा, लेकिन आपको लगता है नहीं कि जितना आसान ये चुनाव था उतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया होटल्स में ले जाकर? देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव इस बार है, जिसमें मेरे मित्र राजेंद्र गहलोत भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं उनके साथ में मोती चौक शाखा का स्वयंसेवक था। मैं पहले मंदिर शाखा का 57 से, बाद में राजेंद्र गहलोत मोती चौक में आया, मैं भी मोती चौक में आया और हमारे साथ में प्रदीप गांग भी था स्वयंसेवक, राजकुमार जो डॉक्टर है आजकल वो भी था और महेंद्र लोढ़ा भी थे और बहुत सारे ओसवाल समाज के लोग थे और माली समाज में हमारे राजेंद्र गहलोत सबसे पहले जुड़े। और राजेंद्र गहलोत ने जिस तरह की यातनाएं 75 में इंदिरा गांधी को जब हटाने की बात चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, जिस समय गणेश जी के मंदिर पे वह स्वर्गीय गट्टानी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, राजेंद्र गहलोत गिरफ्तारी देने के लिए गणेश जी के मंदिर पर आए, मैं भी वहाँ खड़ा था। जिस तरह से पुलिस ने उनको पीटा है, केवल नंगा करके उनको पीटा और सब लोग उन्होंने कहा भाई ऐसा मत करो, बहुत यंग आदमी है, ऐसा क्यों करते हो? कि नहीं, हमको ऑर्डर है। तो मैं कहता हम वो बहुत अच्छा, और 19 महीने वो जेल में रहे और भारतीय जनता पार्टी में स्वदेश से एक बार चुनाव लड़ा। उसके बाद में फिर वो सरदारपुरा सीट से मान सिंह देवड़ा को हरा के विधानसभा सदस्य बने और भैरव सिंह जी ने उनको मंत्री भी बनाया। और जोधपुर के वो भागीरथ थे कि जो इंदिरा गांधी नहर का पानी लाया, वो सारा मेहनत राजेंद्र गहलोत की थी। और राजेंद्र गहलोत एक ऐसा नेता है जिसके बारे में कैलाश जी, अब सब 19 महीने वो जेल में रहे, लेकिन अब वो 6 साल राज्यसभा में रहेंगे। राज्यसभा में उनसे क्या उम्मीदें की जाए? पहले वो राज्यसभा में जोधपुर के विकास के लिए हमारे वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर है, परंतु उन्होंने इस बार कोई काम नहीं किया है, केवल अपने बेटे को आगे लाने के लिए किया, परंतु वो वैभव भी नहीं आ सका। और गजनूर जिस तरह से उसको 2 लाख मतों से हराया, वह ऐतिहासिक जीत हुई थी और अशोक जी की हार हुई थी। सर, तो मैं समझता हूं, ऐसा नहीं लग रहा है सर कि आप राजेंद्र गहलोत जी के लिए इस वक्त ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे विधानसभा का चुनाव और अंतिम वक्त में वोट कुछ बदल जाएंगे सर? क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 6 साल में आगे क्या कुछ होना है सुरेश चौधरी जी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, चुनाव में तो बहुत कुछ नहीं बदलना है, लगभग वही रहना है, लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि इस बार का राज्यसभा चुनाव कुछ संदेश देकर जाएगा, कुछ सीख देकर जाएगा? सुरेश चौधरी, बता रहा हूं आपको, देखिए राजेंद्र गहलोत निश्चित रूप से जीतेगा और सर बिल्कुल जीतेंगे, वो कल ही कह दिया था। ठीक है, जीत हमारी पक्की है। ठीक सर, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन सवाल तो ओंकार सिंह लखावत को खड़ा करने पड़ता। सुरेश चौधरी जी, देखो, इन्होंने बीजेपी को ये पता है, आज सुबह तो आपके चैनल पे यहाँ मुझे पता है। चलिए वापस लौटते हैं राज्यसभा के दंगल के लिए, क्योंकि गुजरात के अंदर भी ये दंगल चल रहा है, 4 सीटों पर वहां पर भी वोटिंग हो रही है। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी, सर इस चुनाव के अंदर बहुत कुछ नहीं बदलना था,
ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अंतर वोटों का आ जाता, लेकिन फिर भी इस तरीके से रणनीति बनाई गई कि राजनीतिक तौर पर संदेश दिया जाए। इस राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद किस चीज के लिए इसको याद किया जाए? देखिए, इस चुनाव को इस चीज़ के लिए याद किया जाएगा कि अशोक गहलोत एक जादूगर हैं। उसी तरीके से इतना बड़ा कुछ था नहीं, जैसे गिरिराज मलिंगा ने कहा कि मुझे कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे कोई प्रलोभन नहीं दिया गया। तो क्या स्ट्रेटेजी थी? ये दोनों मोर्चों पर अशोक गहलोत ने एक लड़ाई लड़ी है। अंदरूनी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा था उस डैमेज को भी इन्होंने कंट्रोल किया है, और पार्टी के बाहर जो प्लानिंग कर रहे थे, जो एक आशा लेके बैठे हुए थे, उन दोनों जो इनकी स्ट्रेटेजी थी, उन दोनों स्ट्रेटेजी को फेल किया। और तीसरा जो इससे सबसे बड़ा चीज निकल के आएगी कि 19 तारीख के बाद दोनों पार्टियों में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां 19 तारीख के बाद जब दोनों सीटें जीत जाएंगी तो अशोक गहलोत का कद आला कमान की नजर में इस कदर बढ़ जाएगा कि वो फ्री हैंड हो जाएंगे। और फ्री हैंड होने के बाद सबसे बड़ा काम होना है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, जिनको लेकर छन कर राजनीतिक समीकरणों से खबरें आ रही थी कि सचिन पायलट का आदमी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा या अशोक गहलोत का होगा, तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक जीत अशोक गहलोत ने हासिल कर ली है कि अब जुलाई के माह से जब राजनीतिक नियुक्तियां होगी, खूब सारे बोर्ड हैं और हैं, उन सब में अब अशोक गहलोत गुट के अगर कहें तो उन लोगों को फ्री हैंड मिल गया अशोक गहलोत को। दूसरा जो एक कांग्रेस का सिद्धांत है, एक पद एक व्यक्ति, उस पर बोलने के लिए अब अशोक गहलोत के पास आज शाम को 5 बजे बाद बड़ी ताकत आ जाएगी। वो साफ कह सकते हैं कि अब राजस्थान में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। अब सीधा इशारा सचिन पायलट की तरफ? बिल्कुल, मैं सीधा सचिन पायलट जी की तरफ जा रहा हूं कि अब राजस्थान जो 7 साल का उनका पीसीसी चीफ का पद है, उस पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत या उनको और डिपार्टमेंट और कुछ मिल सकता है, कुछ न कुछ बड़ा चेंज होगा। और बीजेपी में भी चेंज होगा। बीजेपी में चेंज होगा कि जो सतीश पूनिया, जो अब तक अपने आप को एक सीएम मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे थे, राजेंद्र राठौड़ अपने आप को सीएम मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस चुनाव में पूरी तरह मात खा चुके हैं। और वसुंधरा राजे का आज शाम को 5 बजे बाद उनका भी कद पड़ जाएगा। तो राजस्थान की जो परंपरागत राजनीति है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, अब दोनों केंद्रों पर जाकर आज शाम को 5 बजे बाद तय हो जाएगा कि ये दोनों नेता ही राजस्थान की राजनीति को चलाएंगे। बीजेपी को भी वसुंधरा राजे को सामने लाना पड़ेगा और कांग्रेस के सामने तब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी तरह स्थापित कर दिया है कि वो राजनीति के खाटी राजनेता है, मंजे हुए राजनेता है। अपने 24 घंटे में से 18 घंटे वो राजनीति करते हैं और राजनीति को बेहद नजदीक से समझते हैं। तो मिथिलेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजस्थान में इस चुनाव के बाद एक संदेश जाएगा कि अगर गहलोत है तो कांग्रेस को कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर बीजेपी में वसुंधरा राजे हैं तो कोई भी मुमकिन है कि बाहर से तोड़ा जा सके। तो और दूसरा एक और मैसेज जाएगा कि जोधपुर का देश में कद बढ़ गया। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री, जोधपुर से मुख्यमंत्री और जोधपुर से राज्यसभा राजेंद्र गहलोत, तो जोधपुर का कद बढ़ गया। मारवाड़ पूरे देश में छाया हुआ है। मेवाड़, शेखावाटी, हाडोती, मेवात और ढूंढाड़ ये पिछड़ गए हैं। तो अब जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा, उस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में अशोक गहलोत को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो राजस्थान का क्षेत्रीय समीकरण है, शेखावाटी अंचल, पूर्वी राजस्थान एक चुनौती होगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का बहुत भारी दबदबा है और मीणा और गुजर जो कास्ट है वो दोनों जुड़ी हुई है। और अभी जो खेमाबंदी थी उसमें भी आपने देखा होगा कि मीणा और गुजर एमएलए कहीं ना कहीं बिखरे हुए, उनको मनाने में कोशिश करनी पड़ी। गोपाल मीणा को मुंडला ले जाके सुभाष गर्ग और भंवर सिंह भाटी और देवस्वरूप जो वाइस चांसलर है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, उनको ले जाके गोपाल मीणा को कहा गया कि हमने आपको ये गिफ्ट दी है, जबकि वो काफी पहले से अंबेडकर पीठ बनी हुई है। तो एक एक विधायक को मनाने का प्रयास किया गया, PR मीणा को मनाने का प्रयास किया गया। तो ये पूर्वी राजस्थान है, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह जी का है। तो ये एक चुनौती होगी, क्योंकि मेवाड़ दोनों पार्टियों में बहुत आगे जाए। मारवाड़ आज की तारीख में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में बहुत सशक्त है। ऐसे में जो अन्य अंचल हैं, उन अंचलों को राजनीतिक नियुक्तियों में वरीयता मिले, यह काम भी इस चुनाव के बाद एक मैसेज क्लियर हो गया। ठीक है, आपने एक और सवाल यहां से खड़ा किया है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन भंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वामदल नेता हैं। भंवर जी, इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी जान लगाई और अच्छी बात यह है कि ना तो बीजेपी से कोई टूटता हुआ दिखाई दिया, ना कांग्रेस से कोई टूटता हुआ दिखाई दिया।
आप इसको एकजुटता कहेंगे दोनों पार्टियों के अंदर, या फिर टॉप लीडरशिप का वो दबदबा जिन्होंने इनको एक साथ जोड़कर रखा, बिखरने नहीं दिया? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के जैसे अभी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो है पूरे लोगों को अपने साथ में पूरी तरह से बांध के रखा है और उसका क्रेडिट भी उनको ही जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गहलोत जो है बहुत काफ़ी एडवांस चल रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार तोड़ने फोड़ने की कोशिशें करने का प्रयास करती, उसके पहले 10 तारीख को ही जो है यहाँ पर लॉकडाउन हो गया, ना प्रदेश के बाहर से कोई आ सकता बिना अनुमति, ना बिना अनुमति कोई जा सकता, जिससे पूरा सरकार के कंट्रोल में सब चीज़ें आ गई, जिससे पता लगे कि कौन व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या माल लेके आ रहा है, क्या अटैचियां भर के लेके आ रहा है, तो वो सारे रास्ते एक तरह से बंद कर दिए। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो 7 दिन का अभी लॉकडाउन हुआ था वो दरअसल कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुआ था। अब ये कह रहे हैं देखो, राजनीति में इन्होंने भी जो फरवरी के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, ये तोड़फोड़ करने की नीति से ही लेके आए जून में बीजेपी वाले। उनका प्लान ही यही था कि हम कोशिश कर लेंगे, तोड़फोड़ कर लेंगे, और उन्होंने पूरा प्रयास ये किया। ये राज्यसभा के लिए नहीं था ज्यादातर, इनका ये था कि सरकार टूट सकती है क्या। उन्होंने प्रयास किया लगातार। आप देख रहे हैं जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेंकी जा रही है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बनती नहीं है, इनमें आपस में बहुत तनाव है। अरे 2 पीढ़ी के लोग हैं, जनरेशन गैप है, काम करने का तरीका अलग होता है। एक बाप का और एक बेटे का भी काम करने का घर में तरीका अलग होता है। इसका मतलब नहीं घर टूट जाएगा। ये जो आशा में बैठे थे, कभी कभी क्या होता है ना, जंगल में शेर शिकार करता है तो कुछ गीदड़ भी बैठे रहते हैं कि शायद कुछ टुकड़े हमको मिल जाएंगे, हो जाएंगे। उस तरह की आशा में जो लोग बैठे रहते हैं वो ठीक नहीं है। राजनीति, स्वच्छ राजनीति आप करिए। आपने अभी जाकर के गुजरात में किया, उसी से जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है सबक ले लिया और तुरंत अपने आप को मैनेज कर लिया और पूरा एरिया को अपना सीलबंद किया, सभी लोगों को एकजुट किया और एकजुट करके एक जगह लेकर के सबको और अपनी सत्ता को बचाने का काम और राज्यसभा की दोनों सीटों को जिताने का काम निश्चित रूप से उन्होंने कर लिया। वो जीत निश्चित, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बेवजह, उनके पास कोई बहुमत नहीं, उनके पास सदस्य नहीं जो विधानसभा में, उसके बावजूद 2 मेंबर को उन्होंने खड़ा किया बिना मतलब। अगर वो 1 मेंबर देते तो ये ना इतनी पंचायत होती, ना इतना पैसा खर्च होता, ना उनका खर्च होता, ना इनका पैसा खर्च होता, ना 10-5 दिन विधायकों को इधर उधर भागना पड़ता। ये तो चुनाव है, ये तो चुनाव, अगर उनको लग रहा है कि वो उधर से तोड़ सकते हैं तो ठीक है, उन्होंने खड़ा किया। मालूम है अगर स्वच्छ राजनीति आप कर रहे हैं, अगर आप गंदी राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आपके पास वोट होना चाहिए ना। मैं कहता हूं ये राज्यसभा का वोट है, जनता का वोट नहीं है। जनता में तो कुछ भी हो सकता है, पलटी खा सकते हैं और हो सकते हैं। यहाँ तो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं जिसमें दिखा के वोट देना पड़ता है, सीधा सीधा है। सर, वोट भी आपको सिर्फ पार्टी के वोट ही तो होंगे, निर्दलीय वोट थोड़ी ना दिखा के होंगे, उसके लिए थोड़ी ना कंपल्शन होता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरअसल राज्यसभा के दंगल की। लगातार वोटिंग वहां पर हो रही है और वोटिंग बाकायदा दिखाकर की जा रही है क्योंकि ये एक परंपरा है। लेकिन क्या कोई वोट बदल पाएगा? सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। हालांकि लगभग पूर्ण विराम है कि कोई ज्यादा उलटफेर कहीं पर नहीं होना है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी जुड़ गए हैं। तो राजकुमार जी, आपके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या वाकई में आपको लगता है कि पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस के अंदर एक गुट ने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की ताकि राज्यसभा चुनाव के बाद यह बताया जा सके कि हमारा गुट भी सक्रिय है और जब राजनीतिक नियुक्तियां हों या बाकी चीजें हों तो फिर टेबल पर बातचीत करने के लिए कुछ बचे? आप जानते हैं इशारा किधर है? नहीं, हाँ, ये मैं समझ गया, लेकिन ये सब अफवाहें हैं। और देखा जाए तो अशोक गहलोत साहब का सभी विधायकों पे, सभी गुटों पे वर्चस्व है और उन्होंने अच्छा कब्जा जमाया हुआ है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पूर्वी राजस्थान के कुछ लोग बगावत या कुछ करने पे े। ये गलत अफवाह है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक राजनीतिक नियुक्तियाँ हैं, अशोक गहलोत जी बहुत सीधे वे मंजे हुए राजनेता हैं। वे जानते हैं किसको कहाँ नियुक्ति दी जानी चाहिए और कौन डिजर्व करता है जी। तो ये सब अफवाहें हैं। तो सर, इन अफवाहों के बीच में क्या ये भी अफवाह थी कि खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई? मैं कहूँगा कि बीजेपी का ये एक ट्रेंड रहा है, चाहे गोवा है, अभी गुजरात में उन्होंने लॉकडाउन से पहले 2 एमएलए को इस्तीफा दिलाया कांग्रेस, अभी 3 एमएलए को फिर इस्तीफा दिलाया। क्यों दिलाया ये सब जानते हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी और बाकायदा
पैसे दिए गए थे और उसीलिए वो तोड़े गए हैं। और यही चाहते थे कि राजस्थान में भी वो इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग करें और कांग्रेस के और निर्दलीय एमएलएस को तोड़ें। लेकिन हमारे सम्मानीय अशोक गहलोत सीएम साहब ने पहले ही बाड़ेबंदी करके और उन्हें आभास हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। घर के मुखिया को ये पता होता है कि कौन सा बच्चा कमजोर है, तो आप ही बताइए वो कौन से विधायक कमजोर थे जिनको तोड़ा जा सकता था? ये तो पता होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। होता ये है कि ये सेंध बीजेपी का एक है कि वो सेंध मारने की कोशिश करते हैं। वो नहीं देखते कि कौन विधायक टूट सकता है कौन नहीं टूट सकता है। वो एक बार सभी पे कोशिश करते हैं। उनको मालूम है कि राजस्थान में सिर्फ वो 73 विधायक हैं, उनकी कोई सर ऐसा थोड़ी ना है सभी तो पर कोशिश की हो गई। ऐसा थोड़ी ना है कि बीडी कल्ला साहब को फोन कर दिया होगा या फिर शांति धारीवाल जी को फोन कर दिया होगा। सुरेश चौधरी जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो विजयनाथ जी, राज्यपाल जी आपको बता नहीं पा रहे थे जी, भाजपा की जो नीति नियत और जो प्लान था वो यहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, आपका कर्नाटक, आपका मध्य प्रदेश, उनकी पुनरावृत्ति करना चाहते थे। सरकार तोड़ना चाहते थे। बिल्कुल, ये सरकार भी तोड़ना चाहते थे, राज्यसभा में जिताना चाहते थे। लेकिन राजस्थान का नेतृत्व अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट के नेतृत्व में इतना स्ट्रोंग है कि जो व्यवस्थाएं गुजरात में अशोक गहलोत जी ने मैनेज करके और वहाँ उनको अपना जौहर बता दिया, तो राजस्थान की इस वीर धरा पे और अशोक गहलोत जी के सामने इस बीजेपी की सारी कलाइयां खुल गई जी। वो चाहते थे उनका षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया जी। और हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस के विधायक और हमारे समर्थित विधायक, हाँ, वो इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने अपनी निष्ठा पे कायम रखना भी बता दिया। और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व क्षमता थी, उसमें बीजेपी के सारे कार्यकलापों का भंडाफोड़ भी कर दिया। एक बात। और अब आने वाले समय में जो भी, चाहे अभी मित्तल जी कह रहे थे नियुक्तियां, अशोक गहलोत जी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार केंद्र में संगठन महामंत्री रहे हैं, तो उनको किस कार्यकर्ता को, किस नेता को किस जगह और किस रूप में कब सम्मान देना है, इसके बारे में उनको बहुत तगड़ा अनुभव है। ठीक है सर, लेकिन आपने भी उसी सवाल को आगे बढ़ा दिया जिसको राजकुमार जी ने सवाल को बढ़ाया था। मिथिलेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कांग्रेस अक्सर ये कह रही है कि जो गुजरात में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, उसको यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल वहीं से खड़ा होता है, कमजोर नब्ज तो होगी ना जिसको दबाने की कोशिश की जा रही होगी। तो कमजोर नब्ज पर खोलकर काम क्यों नहीं करते और क्यों खोलकर नहीं बताते कि हमारी ये कमजोर नब्ज थी, अब इसको हमने दुरुस्त कर दिया, इसका ऑपरेशन कर दिया। देखिए, राजनीति में कभी भी अंदर की बात बाहर नहीं आती, और जो वर्तमान राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा है, उसमें अशोक गहलोत ने राजनीतिक शुचिता का एक प्रयास किया है जिसमें वो कामयाब रहे हैं। लेकिन ये 100% सही है कि जब ओंकार सिंह लखावत का फार्म भराया गया तब भाजपा के पास कुछ कमजोर कड़ियां जरूर थी। आपको रोकना चाहूंगा, नजर टिका के बैठी और कांग्रेस काम कर चुकी है, क्योंकि अशोक गहलोत ने शिव विलास और JW मैरियट में रात भर रुक के हर निर्दलीय विधायक, वो बीटीपी के दोनों विधायक राजकुमार रोत को अपने साथ बिठा के लेके गए। बलजीत यादव को बुलाया है सीएमओ में, चीफ सेक्रेटरी को कहा इनके क्या काम है बोलिए। और जिस तरीके से उन्होंने सबके प्लान लिए हैं, तो उनकी सारी मांगे उनकी मान ली गई है, उनके कहने से अधिकारी बदल दिए गए हैं। तो कुल मिला के अशोक गहलोत ने जो डैमेज और डेंट डालने की एक पॉलिसी क्रिएट की थी बीजेपी ने, उस डेंट पॉलिसी को पहले ही पेंट कर दिया है। तो वो पेंट इतना मजबूत है कि कटारिया साहब कुछ भी सोचें जी, कुछ भी होने मेरा वाला सवाल यह है नहीं कि निर्दलीय विधायक क्या ये मुमकिन है कि बिना दिखाए वोट डालेंगे? क्योंकि बिल्कुल वो बिना दिखाए वोट डालेंगे, लेकिन वोट कांग्रेस के फेवर में डालेंगे, ये तय है, क्योंकि उनकी सबकी मांगे पूरी कर ली गई है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मॉक पोलिंग के दौरान बाकायदा वोट दिखाकर डाला गया था, विधानसभा में दिखाकर वोट नहीं डाला जाएगा ऐसा माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी इसको लेकर आक्रामक होती यकीनन दिखाई देगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जलोर बाद आपका स्वागत है। राज्यसभा का दंगल और लगातार वोटिंग हो रही है। लगभग 60% से ज्यादा वोटिंग राज्यसभा के अंदर हो चुके हैं। अगर एक वोट को छोड़ दिया जाए तो उम्मीद की जा रही है कि 199 वोट यहां पर कास्ट किए जाएंगे। कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश जी, बीजेपी ने इतनी मेहनत की, या फिर कहें कि बीजेपी जिस तरीके से गुजरात
मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान पर आरोप लगा रहे थे यहां पर कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। ऐसा कुछ बीजेपी कर तो नहीं पाई सर? कैलाश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने गुजरात में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब इसको बीजेपी की जुबान में मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो असंतोष था उसको बीजेपी ने भुना लिया। लेकिन बीजेपी तो राजस्थान में भी कह रही थी कांग्रेस में असंतोष है, कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन यह ऐसा कुछ बीजेपी कर तो नहीं पाई। क्या बीजेपी मजबूत नहीं है राजस्थान में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी मजबूत है, पर बीजेपी को वोट जरूरत नहीं थी, क्योंकि राजेंद्र गहलोत वैसे ही जीतने वाला था, इसलिए और कोई वोट की जरूरत नहीं थी। और तो सर, ओंकार सिंह लखावत जी को क्यों खड़ा कर दिया? मैं डमी कैंडिडेट था, मैंने विड्रॉ कर लिया। क्यों एक तमगा लगवा दिया जाएगा कि राज्यसभा का चुनाव हार गए? खड़ा नहीं किया उनको डमी कैंडिडेट के रूप में, नहीं, उनको डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था, विड्रॉ कर लिया। सर, डमी कैंडिडेट तो वापस लेना होता है। हाँ, तो वापस ले लिया ना। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने विड्रॉ कर सर, लिया। बहुत जिम्मेदारी के साथ कहिए, आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त ओंकार सिंह लखावत विड्रॉ कर चुके हैं और उनके लिए वोट नहीं पड़ेगा, एक भी वोट नहीं पड़ेगा, कम से कम बीजेपी की तरफ से नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो सर, फिर ये बताइए कि 51-72 में से जो 51 चले जाएंगे, उसके अलावा वोट किसको पड़ेंगे? वोट सबका बड़ा हो रहा है। वही राजेंद्र गहलोत को ही पड़ेंगे सर। अच्छा, 72 के 72 वोट राजेंद्र गहलोत जी को ही पड़ेंगे, उसके अलावा बीटीपी के, आरएलपी के वोट भी, आरएलपी के वोट भी राजेंद्र गहलोत को पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा लगता नहीं सर बहुत देर कर दी ये स्वीकार करने में कि कांग्रेस को तोड़ नहीं पाएंगे? नहीं, वैसा कोई गेम ही नहीं था। चलिए सर, मुझे ये अच्छा लगा कि कम से कम इतनी दूर बैठकर बहुत सीधा बोल रहे हैं, और वैसे भी आप शायद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जोधपुर से आप हैं और स्पष्ट बोलते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, ये बयान अगर बहुत पहले आते तो शायद ये जो चल रहा था राजस्थान में वो नहीं चलता। कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, कैलाश जी के पहले राजेंद्र राठौड़ जी ने भी कल एक बयान दे चुके थे कि हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ लखावत जी, उससे कांग्रेस को फायदा हो गया कि कांग्रेस एकजुट हो गई। तो ऐसा नहीं है, इनको भान तो कल ही हो चुका था, पहले भी था कि जब सारे प्रयास विफल हो गए थे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आएगी, जो दोनों होटलों में विधायक रहे, क्राउन प्लाजा और मेरियट में, उससे होटल व्यवसायी खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में लोग होटल में नहीं आ रहे थे, लेकिन जब इनको फुटबॉल खेलते हुए देखा है तो राजस्थान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो यहाँ की इकोनॉमी की बैकबोन है, उस बैकबोन को मजबूत किया है दोनों एमएलए ने। ओंकार सिंह लखावत जी को एक क्रेडिट जाएगा कि कोरोना काल में जो राजस्थान का होटल उद्योग चौपट हो चुका था, दोनों पार्टियों ने जब 5 स्टार होटलों में विधायकों ने मौज मस्ती की, उसको देख के जो एलीट क्लास है, जिसके पास पैसा है लेकिन कोरोना के डर के मारे होटल नहीं जा रहा था, वो होटल जाने लगे। अब ये कह रहे हैं कि ओंकार सिंह लखावत अभी भी धरोहर बचा रहे हैं। हाँ, ओंकार सिंह लखावत ने राजस्थान की जो परंपरागत धरोहर है टूरिज्म उद्योग, उसको एक जीवन दान दिया है, नई रोशनी दी है। लोग अपने मैरिज का एनिवर्सरी और उन पर 5 स्टार होटलों में जा रहे हैं, स्पेशल पैकेज दिए। कल मेरी एक होटल कारोबारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों पार्टियों को दिल से दुआ देता हूं। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि अब जो पैसे वाले लोग हैं वो हमसे फोन कर रहे हैं कि हम पार्टी करने आ जाएं, जब एमएलए मौज मस्ती कर रहे हैं। तो लखावत साहब को एक ही क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने राजस्थान की जो पर्यटन उद्योग की धरोहर थी उसको बचाने का काम किया। इसके अलावा उनको कोई क्रेडिट नहीं जाएगा। राजकुमार जी, ये जिम्मेदारी ओंकार सिंह लखावत पहले भी संभाल चुके हैं, कांग्रेस के दौर में भी उनको ये जिम्मेदारी थमा दीजिए। क्या फर्क पड़ता है कौन सी पार्टी से? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कैलाश जी ने साफ क्लियर कर दिया कि हम तो
कि हम तो गेम खेल रहे थे। कैलाश जी ने क्या कहा कि हम तो गेम खेल रहे थे, मतलब ओंकार सिंह जी लखावत को ये कि हम डमी कैंडिडेट बना के गेम खेल रहे थे। देखो कैसी मानसिकता है भाजपा वालों की, ये साफ जाहिर है। ये कैलाश जी ने अपने ओपन शब्दों में कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक होटल इंडस्ट्री का सवाल है, सब जानते हैं कि कोरोना महामारी में होटल इंडस्ट्री कितनी वो है ठीक है सर, मैं माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि अपने दर्शकों को लगातार हम अपडेट करें और इस वक्त हम आपको अपडेट कर दें कि राजेंद्र गहलोत और गुलाब चंद, माफ कीजिएगा, राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया ने वोट डाल दिया। इसके अलावा सतीश पूनिया ने भी मतदान कर दिया, यानी कि जो 3 टॉप लीडर आप कह सकते हैं राज्य विधानसभा के अंदर अभी बीजेपी की तरफ से तीनों वोट अपना कास्ट कर चुके हैं। राजकुमार जी अपनी बात को पूरा कीजिए। और सर कैलाश जी ने यह कहा था कि वो गोल नहीं कर पाए, आपने कहा कि गोल नहीं कर पाए, फुटबॉल तो दरअसल कांग्रेस खेल रही थी। नहीं, उन्होंने कहा कि गेम भी नहीं खेल पाए हम, मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि हमने कोशिश की कि सेंध मार दें हम। उन्होंने कोशिश इसीलिए ओंकार सिंह लखावत को खड़ा किया और इसीलिए वो नहीं खेल पाए। ये साफ उन्होंने कैलाश जी ने अपने शब्दों में ही कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ है हमारे साथ। ठीक है सुरेश चौधरी जी, अंतरात्मा की आवाज एक बार फिर से सुनाई देगी कि चलिए हमने तो अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से ही फैसला लिया था कि एक अलग से प्रत्याशी हम खड़ा कर दें। अब क्योंकि अंतरात्मा की आवाज किसी ने सुनी नहीं या कहें कि हम समझ नहीं पाए कि अंतरात्मा की आवाज क्या थी, इसलिए ठीक है प्रत्याशी खड़ा हो गया। देखो वीरेंद्र जी, अंतरात्मा इसी को बोलते हैं। कैलाश जी की अंतरात्मा ने बता दिया कि हमने कैंडिडेट डमी, हालांकि डमी कैंडिडेट तो वो होता है कि जो कैंडिडेट का कोई विड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन कैलाश जी के अंतरात्मा ने बता दिया है कि बीजेपी जो कार्यकलाप कर रही थी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व क्षमता ने उस कार्यकलाप को फेल कर दिया। तो वो इस पे ये कहावत पूरी फिट बैठती है कि किसकाई बिल्ली खम्मा नोचे। बीजेपी का के नेताओं को, बीजेपी के सब सिस्टम को, दिल्ली से लेके जब राजस्थान के उसके सारे सिस्टम को ये पता था कि जब तीसरा कैंडिडेट, चौथा कैंडिडेट अपने को खड़ा नहीं करना चाहिए। और फिर इन्होंने 2 ही क्यों किए? विधानसभा की सीट तो 3, लोक राज्यसभा की सीट तो 3 थी, फिर कैंडिडेट 3 खड़े करने चाहिए थे। अगर दूसरा जीत रहा, तीसरा भी जीत जाता। इनकी सारी गेम प्लान थी, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते थे, सारे सिस्टम का ये इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मैं कहूँगा, बार बार कहूँगा, हमेशा कहूँगा कि अशोक गहलोत जी की ही ताकत है, उनके सिस्टम की ही ताकत है कि जो ये पूर्व में इन्होंने कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, आपके गोवा में, आपके गुजरात में जो किया वो राजस्थान में नहीं कर पाए। जी, इसका दूसरा संदेश ये जाता है कि राजस्थान में जो बीजेपी फिलहाल वर्तमान में है और जो नेतृत्व कर रही है वो नहीं करवा पाई, जो गुजरात के नेतृत्व ने करा दिया। बिल्कुल, ये भी सत्य है कि आपको देखने को वीरेंद्र जी मिला है कि वसुंधरा जी कैंप में कल आई। का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा पहुंच चुके हैं। मंत्रियों और विधायकों से वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और कुछ ही देर के अंदर अपने मत का इस्तेमाल भी वो करने वाले हैं। मिथिलेश जी, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा किंतु परंतु है नहीं, तो क्या ये मुमकिन था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष वोट ना करें तो एक अलग संदेश जाता, या फिर इसको ऐसे जोड़े क्योंकि वो खुद ये जानते हैं कि एक वोट की कीमत क्या है, इसलिए वोट करेंगे? देखिए, सीपी जोशी साहब बहुत पुराने राजनेता हैं और उनको एक एक वोट की कीमत पता है। अगर वो एक वोट उस जमाने में जीत जाते तो वो केंद्र में रेल मंत्री नहीं बनते, शायद राजस्थान में उनका कोई और पद होता। इसलिए वो एक वोट की वैल्यू जानते हैं। और दूसरा, आज एक कांग्रेसी, हर कांग्रेसी के लिए एक बड़ा दिन भी है कि उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का बर्थडे है। तो राहुल गांधी के बर्थडे के दिन अगर कोई आदमी वोट कास्ट नहीं करे तो ऊपर तक मैसेज नेगेटिव जाता है पॉलिटिकली कि आपको वोट क्यों नहीं कास्ट किया। तो सीपी जोशी उनके भी नज़दीक रहे हैं, राहुल गांधी की कोर टीम में रहे हैं, तो सीपी जोशी साहब ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो ईमानदारी से वोट दे रहे हैं और सब कुछ क्लियर हो चुका है। जब कैलाश जी बीजेपी वाले मान चुके हैं कि सब वोट राजेंद्र गहलोत को ही दे रहे हैं, वो बैठ चुके हैं। ओंकार सिंह लखावत, सुबह ही बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन आ गई थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये साबित कर रही है कि राजस्थान के रण में अशोक गहलोत
विजेता बन चुके हैं और उसका बहुत बड़ा फायदा हो गया है। इसके अलावा अशोक गहलोत को एक लेकिन इसको बीजेपी के नजरिए से जरा समझाइए, एक भी अगर वोट को ना तोड़ पाना इतनी मेहनत करने के बाद, देखिए ये क्या संदेश देगा? ये संदेश ये देगा कि बीजेपी का जो अब वर्तमान नेतृत्व है वो तोड़फोड़ और अपना इतना अधिकार राजस्थान पे नहीं रखता कि किसी दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़ सके। देखिए राजनीति में क्या होता है कि जलेबी लटकानी पड़ती है। सबको पता है कि सतीश पूनिया के कहने से अगर मैं क्रॉस दे दिया तो मेरी क्या गारंटी है कि मुझे अगले चुनाव में बीजेपी से टिकट मिल जाएगा। तो राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगला कदम रखने से पहले वो अपना फ्यूचर देखता है। तो उन्हें लग गया कि जो वर्तमान नेतृत्व अब ये कह रहे हैं कि सतीश पूनिया को उतनी पावर नहीं दी गई कि वो अपने हिसाब से वो मैनेज कर सके, मैनेज कर पाए। सके। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि वो नगर निगम चुनाव में फेल रहे, नगर निगम आते उनसे छिन गया। कुल मिला के जो काम बीजेपी को बांधने की बात थी वो कर नहीं पाए। वो अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन जो एक मैसेज देना था कि वाकई बड़े हैं वो नहीं हो पाया। और भाजपा के जो सीट्स है उन्होंने नए चेहरे उतारने का एक प्रयोग किया, जैसे मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस, वैसे ही सतीश पूनिया को लॉन्च किया। लेकिन सतीश पूनिया राजस्थान के जन जन के दिलों पे राज नहीं करते हैं, क्योंकि वो रहने वाले शेखावाटी के हैं। यहां भी हार के एक बार चुनाव जीते हैं आमिर, तो उनका इतना बड़ा कद नहीं था। लेकिन बीजेपी में क्या प्रयोग करने की आदत होती है, बीजेपी प्रयोग धर्मी पार्टी है, वो नए नए प्रयोग करती है। तो यूथ फेस को लाके और जो जाट कम्युनिटी, जो परंपरागत कांग्रेस वोट है, वो सतीश पूनिया के माध्यम से भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन आज भाजपा में जाट लीडर का वैक्यूम है। सांवरमल जाट के जाने के बाद आज भाजपा में कोई ऐसा जाट चेहरा नहीं है जो राजस्थान की जाट कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर सके। जो जाट कम्युनिटी एग्रेसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। जाट कम्युनिटी कभी भी डल जो जाट लीडर होता है या व्यापारी किस्म का जाट लीडर होता है उसको चाहती नहीं है। जाट जो पॉलिटिक्स है उसमें वही सक्सेस होता है जो तीखा बाण चलाता है, चाहे परशुराम मदेरनाव, जो भी जाट लीडर हुए हैं, जो खुलकर बोले, किसी बात पर लाग लपेट नहीं रखे। तो ऐसे में भाजपा के पास एक विकल्प है आरएलपी का, हनुमान बेनीवाल। उसका वो यूज इसलिए नहीं कर सकते कि वसुंधरा और हनुमान बेनीवाल में कम बनती है। लेकिन इन फ्यूचर राजनीति संभावनाओं का खेल है। भाजपा को फिर विचार करना होगा, हनुमान बेनीवाल को फिर विचार करना होगा। अगर हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे दोनों आ जाते हैं तो अगले चुनाव में जो जाट कम्युनिटी है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, सबसे ज्यादा जाटों के वोट हैं, वो अगर जुड़ जाती है भाजपा से तो जो 150 और 163 सीटें जो वसुंधरा जी ने जीत के एक रिकॉर्ड बनाया उसके करीब जा सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है, वसुंधरा को फ्री हैंड करने की जरूरत है। ये करेंगे या नहीं करेंगे, चीजों पर तो कांग्रेस का भी ध्यान होगा, वो भी इसके हिसाब से प्लानिंग करेगी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालविया ने वोट डाला है। बागीदोरा से आते हैं, आदिवासी बाहुल्य के एक चर्चित चेहरे हैं। इसके अलावा एमएलए राजकुमार शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं। निर्दलीय ने किसी को दिखाकर वोट नहीं दिया है। 134 वोट अभी तक पड़ चुके हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि निर्दलीय किसी को दिखाकर वोट अगर करते हैं, किसी को मतलब कांग्रेस को दिखाकर अगर वोट करते हैं तो फिर बीजेपी इसको लेकर ऐतराज जता सकती है, इसको असंवैधानिक बता सकती है, उन वोटों को कैंसिल करने की बात कर सकती है। लेकिन बाकायदा जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जेडब्ल्यू मैरियट में प्रशिक्षण चल रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उस पर नजर रखे हुए थे और यही वजह कि कोई भी ऐसी चूक नहीं छोड़ी गई जिसके जरिए बीजेपी सवाल उठा सके। भंवर जी, क्योंकि एक एक बिंदु पर काम किया गया है और वो अब इस चुनाव में दिखाई भी दे रहा है, कोई एक चूक कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई जहां से क्वेश्चन मार्क तैयार हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो कि बहुत बड़ा अनुभव ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रखते हैं और आप देख रहे हैं कि गुजरात में जाके इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज दिया और वहाँ एक तरह से इनकी जड़ें भी हिला दी थी। तो थोड़ी सी कमजोरी उनकी रही, क्योंकि केंद्रीय नेताओं को इतना विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा जो है वहाँ पर ये अशोक गहलोत गेम को पलट देंगे। अगर वो थोड़ा और जोर लगाते तो वो सत्ता भी वहाँ पलट सकती थी। तो इस तरह से राजस्थान में उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है और मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका अनुभव अच्छा है और राजस्थान में जो वो पकड़ रखते हैं ना, वो पूरी तरह से रखते हैं। तो इसलिए वो इतने कोई कमज़ोर नहीं है। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो गहलोत को चैलेंज कर सके। जैसे आप भी बता रहे हैं कि कोई दमदार नेता नहीं है। इन्होंने अभी वसुंधरा राजे को जो है साइड किया है। केवल वो कल ही
आई और उन्होंने कल आते ही कह दिया कि ठीक है तो गिनती का गेम है वो काउंटिंग का गेम है, उनके पास इतने वोट है, हमारे पास इतने वोट है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, कल वोट पड़ेंगे। उनका सीधा था कि 2 सीटें जो है कांग्रेस जीतेगी, 1 सीट भाजपा जीतेगी। उनका शायद इशारा ये भी था कि जिनको आपने जिम्मेदारी दे रखी थी वो कुछ कर नहीं पाए, अब ये गिनती का गेम बचा है। तोड़ने की जो नीति थी ना, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसा सशक्त नेता ना गजेंद्र सिंह यहाँ राजस्थान में है और ना ही सतीश पुनिया को जो बनाया गया है, उनकी हालत वैसी है जैसे दिल्ली वाले जो अध्यक्ष थे जिनको अब हटा दिया गया है, वही हालत उनकी भी है। बड़े बोल ज्यादा बोलने से कुछ होता नहीं है। ठीक है राजकुमार जी, सर एक रण तो आप जीत रहे हैं क्योंकि दोनों सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इस चुनाव ने ये नहीं बताया कि नाराजगी तो कहीं ना कहीं पर है? क्योंकि जिस तरीके से रमेश मीणा अंतिम दौर में आते हैं, अंतिम दौर में आने के बाद भी वो क्वेश्चन खड़े करते हैं। पूर्वी राजस्थान के और भी नेता हैं जो नाराजगी जताते हैं, खैर उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो हाईकमान का प्रेशर हो या अलग बात हो, लेकिन नाराजगी तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। मैंने पहले भी कहा था ये अफवाह है जी। कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है और ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। ये अगर गुटबाजी कुछ होती तो सारे एमएलए एक साथ कैसे अच्छा होते? सर, आप तो खुद रमेश विधायक मीणा जी रहे हैं, का इसलिए सवाल मैं हो, इस शब्द को क्या बदल सकता हूं? आप अगर कहें तो ऐसा अफवाह को अवसर उनको कह दें नाराजगी नहीं थी। कि ये विधायकों के पास अवसर होता है कि अपनी बातों को मनवा लें और जो काम अभी तक रुके हुए थे कम से कम उन पर मोहर लगवा ले। अवसर कह दें इसको? नहीं, इसमें अवसर नहीं कह सकते। ये है कि सीएम साहब से बिल्कुल खुल के पूरे जब तक ये बाड़ेबंदी में रहे तो सीएम साहब एक एक विधायक से खुल के बात की, खुल के अपनी समस्याएं बताई और सीएम साहब ने, अशोक गहलोत साहब ने इमीडिएटली उनका समस्या का समाधान किया जी। तो इसलिए अवसर भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। चलिए सर, अवसर भी कह सकते हैं लेकिन अफवाहें हैं, ठीक है। अफवाहों से बड़े, अफवाहों के आधार पर बने हुए अवसर क्या लेते हैं, ठीक है। कैलाश जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा। सर ये बताइए कि क्या बीजेपी में आपको कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? कैलाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे जोड़ेंगे। वो अंगड़ाई थोड़ी सी ले रहे थे, उम्मीद करेंगे कि बीजेपी की अंगड़ाई ये टूटे इस चुनाव के बाद और समझ में आए कि राजनीति में अगर कुछ करना है तो बहुत पुरजोर तरीके से करना पड़ेगा। सुरेश जी, आप काफी लंबे वक्त तक कई चुनावों को देख चुके हैं, जमीन पर देख चुके हैं, नेताओं को बनते और उनके विधायक की जाते भी देख चुके हैं। क्या वाकई में जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि जब जब चुनाव आते हैं तो विधायकों के पास एक ऑफर होता है, एक अवसर होता है कि कम से कम अपनी बातों को खुलकर कहा जाए? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि राजनीति कोई साधु संतों की जमात तो है नहीं। राजनीति में नाराज़गी होना स्वाभाविक है, जो होती है, सब पार्टियों में होती है, सब जगह होती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस विचारधारा रखता है, कांग्रेस का विधायक होता है और जहाँ नेतृत्व स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ इन बातों की गुंजाइशें बहुत कम हो जाती हैं। वही हाल राजस्थान के है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का एकदम बड़ी कटु सत्य है कि जो दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से वो 18 घंटे राजनीति करते हैं और 18 घंटे में भी वो 10 घंटे मिलने का काम करते हैं। तो इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री जी से कोई नाराजगी रखे या बहुत ज़्यादा कोई दूरी बना के रखे, इसकी संभावनाएं बहुत कम थी जी। और उसके बाद में भी उनकी जो जागरूकता है, उनकी चौकसी है, उनका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बीजेपी की जो सेंध लगाने वाली जो सुई है उसका कहीं निशान मिला नहीं। इसलिए आगे के लिए भी, आज के लिए भी जो बीजेपी ने ये शिकस्त खाई है और बीजेपी के, मैं कहूँगा कि एक साफ दिल के इंसान ने, कैलाश जी ने जोधपुर से ये कह दिया कि हमारा तो कैंडिडेट था ही नहीं। जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी वो कांग्रेस को एकजुट कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे? नहीं, वो कांग्रेस को लखावत के जरिए वो कांग्रेस को एकजुट कर रहे थे। कांग्रेस जानती है, बीजेपी के हथकंडों को भी जानती है। बीजेपी का नेचर है जो आज से नहीं है, देश की आजादी से पहले से ही इनके आरएसएस के माध्यम से जो इनकी ट्रेनिंग होती है, ये हमेशा इनका नेचर है कि एक बात को 100 बार झूठ बोलो
तो जनता उसको सच मान लेगी। लेकिन भारत की जनता, राजस्थान की जनता अब ये समझ गई है चलिए कि सर, इनकी एक बार ये झूठ विधानसभा का चलने रुख कर वाली लेते है। हैं। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसमें बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे बीजेपी नेता कैलाश जी को, जो कह रहे थे कि नहीं, ओंकार सिंह लखावत तो डमी कैंडिडेट है, 72 के 72 वोट राजेंद्र गहलोत को पड़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से मैं आपको उनसे मुखातिब करा देता हूं। हमारे साथ राजकुमार जायसवाल जी बने हुए हैं, पूर्व विधायक हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुरेश चौधरी जी बने हुए हैं, भंवर जी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत मनीष पारिक जी आपके साथ करना चाहूंगा। क्या आपको भी इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं जो कि कैलाश जी ने कही कि दरअसल ओंकार सिंह लखावत तो डमी कैंडिडेट थे, हमारे तो सभी के सभी वोट दरअसल राजेंद्र गहलोत जी को जाएंगे? नहीं, तो बात यह है कि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता की बात है। भारतीय जनता पार्टी के जो द्वितीय वरीयता के वोट हैं वो जाने हैं और वो निश्चित तौर पर लखावत जी को जाएंगे। दूसरी बात यह है कि दूसरे उम्मीदवार के तौर पे वो हैं, निर्दलीयों को मौका है कि वो ये धन्ना सेठों से बचना चाहते हैं, अगर सच्चे कार्यकर्ता के साथ रहना चाहते हैं राजस्थान के, तो वो लखावत जी को वोट कर सकते हैं प्रथम वरीयता का भी, और इसी कारण से इनको उम्मीदवार बनाया सर, है। क्या बीजेपी में साफ संदेश नहीं दिया गया था क्या कि नहीं, क्या नहीं। करना है और क्या नहीं करना है, या फिर मीडिया में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना? नहीं, मुझे और की जानकारी नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, सर, लेकिन पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जी, मैंने आपको यही कहा कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक सवाल है, अच्छा, जयपुर से संदेश जा नहीं पाया होगा जोधपुर तक, इसके या बारे में जोधपुर से बातचीत नहीं होती? मैं कहूंगा कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो मुझे कहना है वो ये कि ओंकार सिंह लखावत पुराने कार्यकर्ता बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के और अपने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और इसलिए उनको मैदान में उतारा है। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो अगर वोट उनको देना चाहते हैं अंतरात्मा की आवाज पर, तो वहाँ दे देंगे। को पता नहीं था कि वो राजनीतिक कार्यकर्ता है। उन्होंने तो कहा कि हमारा कैंडिडेट एक ही है, डमी कैंडिडेट है, वो तो उनको हटा दिया। वसुंधरा जी ने कह दिया कि हमारे तो 75 वोट डालने ही गहलोत जी को है, उनको वोट डालने ही नहीं है, उनको एक भी वोट नहीं आना है। उनका तो साफ कहना है, चैनल पे बोल रहे हैं, आप दूसरी बात बोल रहे हैं। नहीं, मैंने आपको यही कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उम्मीदवारों को वोट करने हैं वो तो वो करेंगे वोट। अपन यहाँ बात करें या राय सर, दे, ये एक और नई बात आपने बता दी, उम्मीदवारों को जो वोट करने हैं उनको अगर वो बताया वोट गया है। करेंगे ही तो फिर ये प्रशिक्षण क्यों चल रहे थे? इसीलिए प्रशिक्षण है, उनको वो छोड़ देते प्रशिक्षण में ना तो सुरेश जी थे और ना मैं था, जी। इसलिए वहाँ क्या प्रशिक्षण दिया गया है उसकी जानकारी दोनों को ही नहीं है हमको। अच्छा, ये आपने एक और नई बात कह दी। मुझे मेरी पार्टी मुझे मेरी पार्टी की तमाम गतिविधियों की जानकारी है और नहीं, मैं नहीं, अपडेट हूँ सारी बात से। ये अलग बात है कि आपको जानकारी नहीं, तो वो आपकी बात आप तक रखेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं कि सच में वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है, कुछ और हुआ है। जहाँ पे ये तय करना था कि किसको वोट करना है, ये बीजेपी के प्रशिक्षण में तो बताएंगे। प्रशिक्षण की बात नहीं चल रही आप- है, आप बात चल आप रही कह रहे हो कि है वो नीति की। 75 लोग इनको नहीं, वोट नहीं, करेंगे, आप बाकी गलत उनको कर रहे हैं, करेंगे। प्रशिक्षण की बात नहीं, ये चल रही है, भाजपा बात प्रवक्ता चल रही बोल है रहे नीति टीवी की। पे अच्छा, मुझे लगता है कि दूसरा नहीं बोल रहे, ठीक आप है। नहीं बोल रहे। ठीक है मनीष जी, हमारे छोड़ देते हैं कहने क्योंकि आपको पता भी नहीं कि कैलाश जी दरअसल क्या कह के गए। आप ताजा हमारे साथ जुड़े हैं। मिथिलेश जी, एक बात का जिक्र, दरअसल आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। जितेंद्र जी, मैं मनीष जी की बात में कुछ जोड़ना चाह रहा था कि जो भाजपा सोच रही थी कि हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि माल का है खसम का, गीत गाए बीड़ा का, तो ये इनका ये उम्मीद है कि जो निर्दलीय विधायक ने JW मैरियट में खाना खाया है, कांग्रेस का मजे लिए हैं, लेकिन हमको वोट दे देंगे, हम उनके बीरा हैं, भाई हैं। तो ये सोच के इन्होंने ये उतार रखा है ओंकार सिंह लखावत जी को। अगर वो कितना बीरा बनते हैं ये तो रोकना चाहूँ मैं सर, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राजेंद्र गहलोत जी का आना, उधर से मारवाड़ से कुछ और नेताओं को खड़ा करके और फिर केंद्र में भूमिका देना, क्या मारवाड़ पर केंद्र की बीजेपी का फोकस है कि किस तरीके से इस इलाके में जो कांग्रेस का वर्चस्व है उसको कम किया जाए? देखिए, पूरी भाजपा को पता है कि कांग्रेस में अगर कहीं न कहीं जान अटकी है, जिस पर जो सबसे ज़्यादा मजबूत है तो वो है जोधपुर से अशोक गहलोत, जो स्ट्रेटेजी बनाने में लगभग बीजेपी के करीब है। कांग्रेस में स्ट्रेटेजी प्लानर कमजोर हैं, ये कोई शक-शुबा नहीं है। नहीं, 70 साल राज करने के बाद, 60 साल राज करने के बाद ये हाशिए पे आने का कारण यही है कि इनकी प्लानिंग कहीं न कहीं कमजोर है। उनको कभी महसूस ही नहीं हुआ होगा कि हमें कोई हरा सकता है। प्लानिंग कैसे की जाए, तो प्लानिंग में अशोक गहलोत बहुत फास्ट हैं
और उन्होंने अहमद पटेल के चुनाव में दिखाया कि किस तरह स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह प्लानिंग करते हैं। तो बीजेपी का जो थिंक टैंक है उसको पूरा पता है कि अगर जोधपुर में हम सैन मार करते हैं, जोधपुर में अशोक गहलोत को कमजोर करते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में भाजपा मजबूत होगी। इसीलिए उनके पुत्र जो वैभव गहलोत जी है, उनको चुनाव में वहां मात देने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, खुद अमित शाह आए। तो कुल मिला के भाजपा के क्या एनालिसिस बहुत मजबूत है। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ रिएक्शंस यहां पर आ रहे हैं। आपकी किसी तरह का ऑफर था? मांगे विधानसभा में मैंने पहले बहुत उठाई हैं, आगे भी बहुत उठाऊंगा, सड़कों पर भी बहुत उठाई हैं, बहुत पूरी करवाई है। अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 40,000 किसानों के खातों में 132 करोड़ फसल बीमा क्लेम आया है। सवाल ये कि ये उछले सदन का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव है, इसमें सिर्फ क्षेत्र की कुछ मांगे देश के संविधान से प्रभावित होती हैं, देश की सरकार की नीतियों से प्रभावित होती हैं। बिजली, पानी, रेल का निजीकरण आज बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जिस तेज़ी से संविधान पर हमले हो रहे हैं, जिस तेज़ी से निजीकरण बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये वोट करके आए। आपका वोट कांग्रेस के कारण गया है, अशोक गहलोत के कारण गया है? मेरा वोट भाजपा के खिलाफ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अशोक गहलोत ने बार बार कहा कि हमें इस तरीके से एकजुट होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि हम इन चीज़ों में उलझने की बजाय देश को ये संदेश दें कि भाई संविधान को जो तोड़ने की बात करेगा, सब लोग उसके खिलाफ एकजुट होकर के मजबूती से लड़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, इन चीज़ों के लिए हम लड़ेंगे। इसलिए राजस्थान की विधानसभा में संविधान पर स्पेशल एक दिवस मनाया था। बलवान पूनिया जिन्होंने कहा संविधान बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, भाजपा के खिलाफ वोट दिया, और रही किसी तरह की मांग की बात, उन्होंने कहा कि विधानसभा में बार बार मांग उठाते रहेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। दरअसल बलवान पूनिया माकपा नेता थे जिन्होंने बाकायदा इससे पहले यह भी कहा था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, वो बीजेपी की नीतियों के साथ नहीं है। खुलकर उन्होंने बयान दिया था। सुरेश चौधरी जी, सर चुनाव तो हो ही जाएंगे, लेकिन क्या इस चुनाव ने दो संदेश दिया? पहला संदेश तो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि निर्दलीय है, और जो बसपा से आए और इसके अलावा बीटीपी, ये सब कांग्रेस के खेमे के साथ हैं, एकजुट हैं। और दूसरा संदेश ये भी दिया कि गहलोत के सामने अभी जो बीजेपी का नेतृत्व राजस्थान में है, वो इतना मजबूत नहीं कि उनको टक्कर दे पाए। देखो, ये सारी बातें तो क्लियर हो ही गई, लेकिन इससे एक बात जाहिर होती है कि अशोक गहलोत में वो मादा है, वो शक्ति है, वो उनमें उनका ऐसा स्वभाव है कि तमाम विपक्षियों को, और वो भी राज्यसभा के चुनाव में एक मंच पे लाना और उनसे मत डलवाना, ये बहुत बड़ी, मतलब इसको मैं ये कहूँगा कि उनकी जो प्लान है, उनका जो सिस्टम है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनका जो स्वभाव है, वो सब चीज़ें इसमें ये सामने जाहिर होता है कि अशोक गहलोत जी जो सोच लेते हैं वो करते हैं। उन्होंने कई प्रदेशों में प्रभारी के रूप में, गुजरात के रूप के का उदाहरण दे सकते हैं, वहाँ करके दिखाया है। तो राजस्थान के अंदर बीजेपी का नेतृत्व कमज़ोर है ही। आप देख ही रहे हैं कि वसुंधरा जी जिस मीटिंग में आना नहीं चाहती, जो इन्होंने बाड़ाबंदी का हमारे लिए नाम ले रहे थे, इन्होंने खुद अपने बाड़ाबंदी में वसुंधरा जी को बुलाना चाहा, और वसुंधरा जी ने कह दिया कि अपन जीत ही एक कैंडिडेट सकते हैं, आपने दूसरे की बात ही क्यों, एक कैंडिडेट है हमारा, वो जीत जाएगा। जब उन्होंने इजीली बोल दिया और वो इन सब चीज़ों से दूरी बनाए, तो वसुंधरा जी ने, बीजेपी ने जो वसुंधरा जी से दूरी बना रखी है, वो दूरी ये जाहिर करती है कि बीजेपी में बहुत बड़ी फूट है, इनमें अंतर्कलह है, और इनका जो संगठनात्मक ढांचा है वो चरमराया हुआ है। ये बात हमारी करते हैं, ये खुद के घर को नहीं देख रहे, इनके घर में कितने कितने गेट खुले हुए। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, और सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई में इस चुनाव ने कांग्रेस को भी एक मंथन करने का मौका दिया? 10 दिन जिस तरीके से सारे विधायक एक साथ रहे, निर्दलीय भी साथ रहे, ये मंथन करने का मौका दिया कि जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि कहां पर गुटबाजी, कहां पर फूट है, वो शायद अंदर खाने दिखाई दे गई होगी। अब उसको किस तरीके से डैमेज करना, कंट्रोल करना है, कैसे उस कमजोरी को पूरा करना है, ये भी इस राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस को सिखाने की कोशिश की। देखो, एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि राजस्थान में सशक्त नेता के रूप में अशोक गहलोत साहब उभर के आए हैं, और इस राज्यसभा चुनाव में उन्होंने साबित भी कर दिया, और कि वो इकलौते एक ऐसा नेता हैं जो कि किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं है और सब उनको नेता मानते हैं।
चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो, निर्दलीय हो, बसपा के हो या आरटीबी के हो, सबके वो एक छत्र नेता है। और इसी बहाने चाहे कुछ भी कहो, ये बात भी उजागर हुई कि बीजेपी में न कोई सशक्त नेता है। बीजेपी के खुद ही जो मेंबर्स हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि सतीश पूनिया जी अभी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके नेतृत्व में कोई भी डिसीजन लिया जाए या कोई और एक बड़े कार्य को रूप दिया जाए। तो सर ये तो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है, फिर तो बीजेपी को तोड़ देते, मौका था। हाँ नहीं तो हमने तो जो कहा था, हाँ नहीं, ये बीजेपी का कार्य, हमारा काम नहीं है। ये बीजेपी का, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा में उन्होंने यही काम किया कि सर कर तो देते, बाद में फिर कह देते कि ठीक है अपनी इच्छा के अनुसार आ गए, जैसे बसपा के विधायकों के लिए कहा जाता है, कह देते कि उन्होंने अपने मन की सुन ली। नहीं, कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी खुद की अपनी निष्ठा है, अपने कार्यशैली है। बीजेपी की तरह वो तोड़फोड़ या कहें कि खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती है। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है कि बसपा राजस्थान में काम ही कांग्रेस के लिए करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि सर देखिए ना, 5 साल वो मेहनत करते हैं, 5 साल मेहनत करने के बाद कुछ विधायक बनाते हैं कि चलिए एक प्रदेश के अंदर उनका वर्चस्व आएगा, अचानक से फिर वो कांग्रेसी हो जाते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ये सिर्फ अशोक गहलोत जी का मादा है कि उन्होंने बसपा के 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस में ले लिया, तो कोई तो कारण होगा या कोई तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति होगी कि उन्होंने कांग्रेस में ले लिया बसपा विधायकों को। ठीक है सर, ठीक है। मिथिलेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा और सवाल यही है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव के अंदर जिस तरीके से फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही थी, अचानक से वो बैक फुट पर आई। उसने इस चुनाव को रोमांचक जरूर बनाया, लेकिन लास्ट में सबक खुद ही लेकर जा रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भाजपा का जो टीम थी, जो इसने ये जिम्मा संभाला था, वो पूरी तरह विफल रहा। ओंकार सिंह लखावत जी को एक्सपोज कर दिया। और एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आई कि अशोक गहलोत ने ये साबित कर दिया कि भाजपा का जो अभी जो सीएम मटेरियल बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो मटेरियल इस लायक नहीं है कि वो उनसे फाइट कर सके। तो भाजपा के लिए एक आत्ममंथन का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरजेवाला जी आ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, टीके सिंह जी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में भी जो डेंट वेंट होने की आशाएं थी, वो भी इन 10 दिनों में, 9 दिनों में, 9 दिन के हमारे यहाँ नवरात्रा होते हैं, 10वें दिन विजय होती है। तो आज ये इनका मान लीजिए दशहरा मान लीजिए कांग्रेस का कि आज विजय श्री इन्होंने वर्ण कर ली है। और जो एक प्लान बनाया गया था, लेकिन इस विजय श्री पर कोई किंतु परंतु था? वैसे इस किंतु परंतु मुझे नजर नहीं आता था। अगर होता तो कोई बीजेपी की तरफ से एक सा कोई स्ट्रेटेजी वाला, प्लान वाला लीडर होता। जैसे कमलनाथ थे तो कामयाब हो गए, वहां गोवा में कामयाब हुए, कर्नाटक में कामयाब हुए, यहाँ कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब आपकी लीडरशिप में कमजोरी थी। अच्छा, इसमें आप एक ये पॉइंट भी देख रहे हैं कि अगर बीजेपी को थोड़ा भी सेंटर से, केंद्र से अगर बीजेपी को थोड़ा भी ये होता कि यहाँ कुछ हो सकता है, तो शायद केंद्रीय नेतृत्व से कोई यहाँ पर आता उसको संभालने के लिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के पास बहुत सारी एजेंसियां होती है, सीबीआई वगैरह, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। उनको पता लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी से भी बड़े पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने के मास्टर हैं, और उन्होंने मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया कि अगर वो पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं किसी इशू पे, तो मैं भी उनसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट कर सकता हूं। और उसमें वो कामयाब रहे हैं। और उस पॉलिटिकल ड्रामा में अशोक गहलोत ने अपनी पर्सनैलिटी को नेशनल लेवल पर और नेशनल मीडिया के जरिए ये साबित कर दिया कि आज इंडिया में कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर है जो भाजपा की हॉर्स ट्रेडिंग और जो तोड़फोड़ की पॉलिसी थी उसको पूरी तरह रोक सकता है, युद्ध विराम लगा सकता है। तो वो एक पर्सन है कांग्रेस में, वो है अशोक गहलोत। इसमें कांग्रेस ने भी पूरा सपोर्ट किया। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी उसको एग्जैक्ट यही प्लान किया, और इसी प्लान के तहत
ये लीडरशिप डेवलप हो गई जी। कि आज अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से भी आगे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आज की तारीख में ये इस सर कम चुनाव से के कम आज मत कहिए, जन्मदिन है उनका। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे क्योंकि दंगल अभी जारी है। और अब बात करते हैं राज्यसभा के दंगल की। दरअसल राज्यसभा के लिए जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उम्मीद करेंगे कि आज जिस तरीके के परिणाम सबको पता था उसी तरीके के परिणाम आएंगे, यानी कि एक बीजेपी की तरफ से राजेंद्र गहलोत जी विजयी रहेंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन जो अंतर्द्वंद अभी तक चल रहा था उसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाने में देरी कर दी, या फिर जो लीडरशिप यहां पर उस स्ट्रेटजी को बना रही थी क्या वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वक्त से पहले बीजेपी को समझ लिया, पहचान लिया, उसकी रणनीति को भेदने के लिए अपना चक्रव्यूह रच दिया। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ मनीष पारिक जी बने हुए हैं, हमारे साथ भंवर जी बने हुए हैं, हमारे साथ आरसी चौधरी जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़े हुए हैं। आरसी चौधरी जी, आपके साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। कांग्रेस ने जिस रणनीति के साथ एक चक्रव्यूह को रचा, उससे कांग्रेस निर्दलीय बीटीपी के विधायक तो बाहर निकल ही नहीं पाए, बल्कि उल्टा इस चक्रव्यूह में बीजेपी को फंसा कर रख दिया। देखिए, चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने रचा था और उस चक्रव्यूह को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। और ये चक्रव्यूह जिसने भी रचा हो और चाहे तोड़ दिया हो, लेकिन ये पूरे राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जनता के जनादेश का सम्मान तो बचा पाए। जिस प्रकार से 3 राज्यसभा की सीटों के लिए जो चुनाव होना था, उसके अंदर से 2 का जनादेश कांग्रेस के लिए था, 1 का भारतीय जनता पार्टी के लिए था। वो तो विजय आज राजस्थान की जनता की हो जाएगी, लेकिन राजस्थान की जनता की जो सेवा होनी चाहिए थी, ये 10 दिन राजस्थान की जनता के लिए कांग्रेस और भाजपा के तमाम जो विधायक उनके बीच में रह के और ज्यादा जो सरकार का जो एक कार्यक्रम चल रहा था, कोरोना की जहां पूरे देश के अंदर लड़ाई में देश राज्य अग्रणी था, उसको कहीं ना कहीं आघात जरूर पहुंचा। लेकिन जनता का जनादेश सर्वोपरि, जनता का स्वाभिमान सर्वोपरि। अच्छा, लेकिन सर इस दौरान एक सवाल जो रह रहकर सोशल मीडिया पर भी पूछा रहा है, हर किसी के जहन में भी, कि शादी में भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, फिर यहाँ कैसे हो गए? देखिए, शादी में भी 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंस की जो पालना है, मास्क की जो पालना है, और एक ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में ताकि लोगों के बीच में और कहीं पे हम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर हमने उनकी पालना की। अच्छा, अभी तो खुलकर बता दीजिए, क्या बीजेपी की तरफ से डर था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, इसलिए 10 दिन तक JW मैरियट के अंदर विधायकों को रखा गया, या फिर ये डर था कि वो ही यहाँ से ना निकल जाए इसलिए रखा गया? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से डर था, और आज जो घटना गुजरात में हो गई, जो घटना मध्य प्रदेश में हो गई, अगर सजगता रखते और सजगता रख के और प्रदेश की जनता के जनादेश को बचाया, तो निश्चित रूप से मैं तो पार्टी के अध्यक्ष श्री सचिन पायलट जी और आदरणीय गहलोत जी का शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने 7.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान को बचाया। ठीक है, राजकुमार जायसवाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सर, सवाल ये है कि अगर ये डर है और डर था, तो डर तो आगे भी रहेगा, कब तक होटल्स में रखा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, डर की बात नहीं है। जो भाजपा का स्टाइल है, जो भाजपा जिस तरह से करती है, चाहे वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका, गोवा में, वो यहाँ नहीं कर पाए, इसीलिए हमने बाड़ेबंदी की। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सजग थे कि ऐसा कोई नहीं हो कि भाजपा कोई सेंध लगाए या भाजपा कोई ऐसी कार्रवाई करे जिससे, इसीलिए हमने बाड़ेबंदी कर दी। लेकिन सर, मध्य प्रदेश में तो सरकार ही हिला दी गई थी। नहीं, यही तो कह रहा हूं ना, ये भाजपा की मानसिकता है। भाजपा नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि बाड़ेबंदी तो कब तक जारी रहेगी? विधायकों को आपको फील्ड में छोड़ना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना उनको आप बांध कर रख सकते हैं। तो बीजेपी को जो करना है वो तो बाद में भी कर सकती है। हाँ नहीं, अब नहीं, लेकिन हमें ऐसा अंदेशा था, इसलिए हमने बाड़ेबंदी कर दी। लेकिन तो भी अजमेर राजस्थान के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस से समर्थित विधायक है, वो सब जानते हैं कि राजस्थान में भाजपा का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सब एकजुट होके और दोनों हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। 125 जो हमारे जो विधायक हैं उनसे जीतेंगे। ठीक है, मनीष पारिक जी।
अगर ओकार सिंह लखावत को खड़ा करना था तो कोई रणनीति तो बनाई गई होगी, कांग्रेस तो नहीं बता रही। आप ही बता दीजिए कि कांग्रेस और निर्दलीय कौन थे जिनको बीजेपी ने अप्रोच किया, जिनसे सोचा कि ये ओकार सिंह लखावत को वोट डाल देंगे, इसी टारगेट है। आप ही वो लिस्ट बता दीजिए। नहीं, मैंने आपको कहा कि जो एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बारे में जो इनकी धारणा है वो गलत है। ये बूढ़ों के साथ रह रहे के ऐसे हो गए हैं कि ये राहुल गांधी भी इनको पसंद नहीं है, सोनिया गांधी जी की गोद में जाना चाहते हैं। अब इनको कोई भी कम उम्र का जवान आदमी दिखता है तो फ्रस्ट्रेशन निकलना चालू हो जाता है। सुरेश चौधरी जी कह गए कि सतीश पूनिया जी वो तो ये नहीं है वो नहीं है। अरे भैया, वोटों की गिनती है, निर्दयी गणित है ये निर्दयी है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। तो फिर एसीडी में क्यों गए तुमने सचेतक ने चिट्ठी क्यों लिखी, किस डर से, किन पे शक था विधायकों पे? राज्य को बताइए कि एक होटल 5 सितारा में 100 विधायक क्या कर रहे थे, बताइए। ये क्रिकेट बैडमिंटन खेल रहे हैं, बताइए। उन सब जवाबों से बचने के लिए इन्होंने ये मुखाटे पहने हैं। और कभी कहते हैं ये 2 वोट इधर आएंगे, 4 उधर जाएंगे, 3 हमारे साथ हैं, हम मजबूत हैं, ये कमजोर हैं। ये सब तमाशा इसलिए हो रहा है कि इनको 70 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और जब ये वापस मनीष जी, आपने वाकई में एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा कर दिया। मनीष जी, आपने एक अच्छा सवाल खड़ा किया। आपने कहा कि बताना चाहिए कि जो कंप्लेंट की गई, उससे बचने के लिए बहाने बना रहे हैं कि ये तो ऐसे कर रहे। कमल मुरारका को किसने बनाया? कमल किस धन्ना सेठों को राज्यसभा में पहुंचाने का काम, पैसों का बेचने का काम, खरीदने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। टाटा, बिरला, डालमिया, अंबिना और कौन सब लोगों को सांसद बनाया इन्होंने। हमको बता रहे हैं खरीदने की बातें, हमको सिखा रहे हैं। जो अपने देश प्रेम की बात करते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करते हैं, जो पूर्णकालिक हैं, जो घर बसाते नहीं हैं, जो देश की सेवा करते हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को लज्जा नहीं आती है? यहाँ पे आगे बैठ के इत्तेदारी कपड़े पहनकर बैठे हैं, सत्ता के मजे लेना चाहते हैं, बार बार शक खड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इसको वोट क्यों, उसको वोट क्यों, तुम्हारी मर्जी है। मनीष जी, रुक जिसको जाइए। वोट देंगे सर रुक जाइए। सबसे बड़ी बात यह है सर रुक जाइए विजेंद्र, हाँ। राजनीति की ये जो यहाँ पर निर्लज्जता चल रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ठीक है कोई मनीष अशोक गहलोत जी, इसका जवाब तो मैं आरसी चौधरी जी से ले ही लूंगा। मनीष जी, इसका जवाब तो ले लूंगा, लेकिन आप ये बताइए, आपने एक सवाल खड़ा किया कि जो कंप्लेंट की गई खरीद फरोख्त को लेकर, तो कांग्रेस को नाम बताना चाहिए। बीजेपी के साथ आरएलपी की बैठक हुई थी, उसके बाद बयान आया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। अब जरा बताइए वो कहां से आया था? वो तो बता दिया ना, उनके नाम बताइए ना। बैठक हुई है, कांग्रेस से वो कौन थे जिन्होंने खरीदने की कोशिश की थी? बताइए आप। नहीं विजेंद्र, बात यही है। अरे सर, बात तो यही है। आप उधर आरोप लगा देते हैं, वो इधर आरोप लगा देते हैं। आप चिल्लाकर उधर बोल देते हैं, वो चिल्लाकर इधर बोल देते हैं। बताता कोई है नहीं कुछ। एक भी आरोप नहीं लगाया विजेंद्र। मैंने कहा, आपने ये कहा कि जो आपने ये कहा कि जो, अरे सर आपने कहा ना ये कि बताएं कि अगर आपने कंप्लेंट किया तो बताएं कि कौन खरीद फरोख्त कर रहा है। ये आरोप तो बीजेपी ने भी लगाए हैं, बताइए जरा कौन है। बता रहे हैं तो सुनना पड़ेगा। सर बताइए। के साथ बैठक हुई, आपने खुद ने कहा जी, तो आरएलपी से पूछो ना। अच्छा, वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है। हम तो एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए हम तो उस विधायक को ठीक है, हमारे साथ लेकिन ये जो हमारी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी जुड़ गई है। अदिति, इस पूरे चुनाव को जब हम देखते हैं तो 2 चीजें नजर आती है। पहली चीज तो ये कि बीजेपी जो अन्य राज्यों में कर रही थी उसको करने के लिए उसने यहां पर भी तैयारी की, लेकिन बीजेपी की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा सवाल ये कि अशोक गहलोत ने वक्त से पहले मौके की नजाकत को समझा, रणनीति बनाई और बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया। विजेंद्र, ये तो सही है कि अशोक गहलोत कमलनाथ बनते बनते रह गए, क्योंकि अगर वो इतने सचेत नहीं होते और ये 2 महीने में जो उन्होंने, या 1 महीने में, आखिरी के दिनों में वो ये सब नहीं करते, तो शायद आज जो हो रहा है वो अलग ढंग से होता और उसका नतीजा अलग होता। देखिए, ऐसा नहीं है। और राजन बारी जी ने खुद यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े किए, जैसा विजेंद्र आप कह रहे हैं, और उनके बातों में ही वो थोड़ा खुद की नहीं समझा पाए। लेकिन मुद्दा देखिए ये है कि बहुत कुछ कोशिशें थी और एक कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, पर वरिष्ठ विधायक ने ये कहा कि ऐसे राज्यसभा चुनाव मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे, और उनका काफ़ी लंबा जीवन और राजनीतिक काल रहा होगा, नहीं देखे। यानी कि क्या कुछ अभी भी बाहर नहीं आया जो बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या कांग्रेस के अपने अलग जो माना जा रहा है, जो अलग एक खेमा है, उससे क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन विजेंद्र, 19 तारीख तो आज आ गई, रिजल्ट भी आज आ जाएगा, चीज़ें सब नॉर्मल लग रही हैं। लेकिन ये जो सरकार है जो अगले 3.5 साल रहेगी, ये इस तरीके से अधरजूल में रहेगी, क्योंकि बार बार ऐसी चीज़ें आती जाती रहेंगी। बीजेपी अपने प्रयास करती रहेगी, और ना सिर्फ प्रदेश लेवल पे, लेकिन
सोर्स के हिसाब से और जिस तरीके से मैं फील्ड में हूँ उस हिसाब से दिल्ली तक ये पूरा कनेक्टेड है पूरा मामला, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इस तरीके से शायद ज़्यादा डिस्कशन में बाहर आएंगी बातें, लेकिन अभी भी ये जो खतरा है वो टला नहीं है। ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक का खतरा था जो टला है, लेकिन आगे भी बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे। अच्छा, इस सब फायदे में क्या होता है, विधायक आते हैं। जब भी विधायकों को लगता है कि हमारी मांग या हमारे को पद नहीं मिला तो वापस से दूसरे खेमे की तरफ जाते हैं, वापस से स्थितियां बदलती हैं, वापस से बीजेपी को या इस तरह तमाम तरीके के मौका। मैं यहाँ पे सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिटिकल दुनिया है ये, जहां पर मौका मिलता है वहां पर वो मौका। अच्छा, इसको अगर बीजेपी के नजरिए से समझे तो जरा समझाइए, क्या केंद्र में जो बीजेपी बैठी है उसने चेक एंड मेट किया यहाँ पर कि चलिए पहले प्रदेश की बीजेपी के नेतृत्व को समझते हैं कि उसमें कितनी पावर अभी है, वो कितने निर्दलियों को या अन्य को अपनी तरफ खींच सकती है, उसमें तो पूरे तरीके से फेल रहे। तो क्या आपको कोई एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है कि चलिए एक नए नेतृत्व को लेकर आते हैं? क्योंकि अगर, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रमेश